Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction, type and cause of thrombosis. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके सिम्टम्स को, कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को। स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। कुछ बहुत ही जनरल सिम्टम्स हैं, क्योंकि थ्रोम्बोसिस हुआ था, आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं हम देखें तो ब्लड सप्लाई की कमी हो रही थी, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट के आगे। तो कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन रहेंगे, जैसे आपका फटीग, वीकनेस, इसके अलावा हम देखें तो डिजीनेस, है ना। और अगर पर्टिकुलरली ऑब्स्ट्रक्शन आपके हेड में हो गया, आपके ब्रेन में हो गया, तब तो ये डिजीनेस, हेड एक वैसे भी कॉमन है। और फटीग तो होना ही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है ना, उनकी सप्लाई भी कम हो रही है उसके वजह से। इसके बाद स्वेलिंग एंड पेन इन लेग, स्पेशली इन काफ। तो देखो, वैसे तो ये जो थ्रोम्बोसिस है ना, मोस्ट कॉमनली आर्टरी से ज़्यादा वेन्स में होता है। हमने देखा ना, एक आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है, एक वीनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादा कॉमन है। क्यों, क्या रीज़न है वाई वीनस थ्रोम्बोसिस इज़ मोर कॉमन कंपेयर टू दैट ऑफ आर्टीरियल? रीज़न ये है कि वेन्स में जो वैसे ही ब्लड प्रेशर है ना, कम होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड स्लो होगा, प्लेटलेट्स एक साथ होंगे और उस वजह से क्लॉट उसमें होगा। दूसरी चीज़, लेग में और भी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम लेग में देखें तो उसमें ही वेन्स में क्या होगा, इस तरीके से अगर वेन्स हम देखें, ये हो गई, इनमें पर्टिकुलरली इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं वॉल्व। आर्टरी में ऐसा कुछ नहीं होता, वेन्स में इसलिए वॉल्व होते हैं ताकि जब ब्लड यहाँ से जाए तो ब्लड का, हम बोलते हैं ना, आउटफ्लो ना हो, ब्लड ऊपर जाए, क्योंकि ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी रन करना है। अगर लेग में हम देखें ना, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ब्लड ऊपर, तो इस वजह से भी यहाँ पर पर्टिकुलरली इन एरियाज में क्लॉटिंग के ज़्यादा चांस होते हैं, मींस थ्रोम्बोसिस के। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग भी होगी, साथ ही साथ पेन। आगे देखें तो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, अगर वहाँ पर पेन है, क्लॉट है, तो वैसे भी दर्द। अगर यहाँ हम देखें ब्रेन में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ब्रेन ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, तब भी वो पोस्चर मेंटेनिंग में या फिर चलने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसे हम ब्रेथलेसनेस भी बोलते हैं। एक इस केस में होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसे हम कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी रिलेटेड है लंग से, और एम्बोलिज्म मैंने बताया ही था कि जब ये पूरी प्रोसेस होती है थ्रोम्बोसिस से क्लॉट बनने की, इस पर्टिकुलरली एक बड़े क्लॉट को हम बोलते हैं थ्रोम्बस, और प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस। अब जब इसी से छोटे छोटे टुकड़े, इसकी ये छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड होता है, इस पर्टिकुलरली इस टुकड़े को हम बोलते हैं एम्बोलस। और अब ये एम्बोलस क्या करेगा, आगे छोटी आर्टरी में जाके देखो, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ना, इस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ इस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। इस ऑब्स्ट्रक्शन को ड्यू टू एम्बोलस बोला जाता है एम्बोलिज्म। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू एम्बोलस इज कॉल्ड एज एम्बोलिज्म। और जब ये पल्मोनरी वेसल में होगा, तब इसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो भाई लंग्स का क्या काम है, सांस लेने का। वो चीज़ें जब उसे ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रेथलेसनेस, साथ ही साथ आपके चेस्ट एरिया में पेन होगा। आगे देखें, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, तो जान भी जा सकती है पर्सन की। सेकेंड है इस्चेमिया। इस्चेमिया का सीधा मतलब होता है डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई की डिक्रीज हो जाए ना, आपके किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में, किसी भी एक रीजन में, इसे इस्चेमिया बोला जाता है। वो क्यों होगी, इसी की वजह से। मान लो देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया थ्रोम्बस, अब यहाँ तक तो ब्लड आ रहा था, ये एम्बोलस यहाँ पर जम गया ना, यहाँ पर ये एम्बोलस ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इसने, तो अब इसके आगे जो है ना, ब्लड जाएगा भी तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में जाएगा, बहुत ही कम, जबकि यहाँ तब भी इतना ज़्यादा आ रहा था। इस वजह से यहाँ पर जो भी पर्टिकुलरली ऑर्गन है, चाहे वो आपका हार्ट हो, लंग्स हो, लिवर हो, कोई भी ऑर्गन हो, वहाँ पर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसे बोला जाता है इस्चेमिया। अगर स्पेसिफिकली हार्ट में हो रहा, तो इसे हम कार्डियक इस्चेमिया बोलते हैं। कोरोनरी इस्चेमिया भी आप बोल सकते हैं। और कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जो हार्ट को सप्लाई करती है, इसे बोला जाता है कोरोनरी इस्चेमिया, कार्डियक इस्चेमिया। इसके अलावा यहाँ पर और देखें तो सेरिब्रल इस्चेमिया, अगर आपके ब्रेन में इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहाँ ब्लड की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए, इसे सेरिब्रल इस्चेमिया बोला जाता है। इसके बाद नेक्रोसिस। अब पर्टिकुलरली सबसे पहले हम देखें तो थ्रोम्बस से एम्बोलस,
एम्बोलिस ने क्या कॉज किया था, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हम क्या बोल रहे थे, एम्बोलिस। उसके बाद इसके वजह से हुई ब्लड की सप्लाई कम, जैसे हमने बोला इस्चेमिया। अब देखो, क्योंकि यहाँ ब्लड कम आ रहा, यहाँ सेल तो होंगी इस तरीके से पूरी, ये है सेल, लेकिन न्यूट्रिएशन इतने कम है कि वो सिर्फ मान लो कुछ सेल को ही न्यूट्रिएशन दे पा रहे हैं, बाकियों को नहीं दे पा रहे। तो बाकी जो सेल हैं जिनको कम न्यूट्रिएशन मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा, उनकी डेथ होने लगती है। इस चीज़ को बोला जाता है नेक्रोसिस। मैंने सेल डेथ में बताया भी है कि नेक्रोसिस क्या होती है। अभी इसका लाइफ स्पैन नहीं हुआ पर्टिकुलरली सेल का, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई एक्सीडेंटल कॉज की वजह से डेथ होती है ना, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। और इसी चीज़ को इन्फाक्शन बोला जाता है। इन्फाक्शन इसलिए बोलते हैं ना, एक स्पेशल टर्म है जो हम तभी यूज़ करते हैं जब सेल की डेथ हो ना, किस वजह से हो, ब्लड सप्लाई की वजह से, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से। तो आप बोल सकते हो, या तो आप बोल दो नेक्रोसिस या फिर आप बोल दो इन्फाक्शन। ये भी अलग अलग एरिया में हो सकती है, जिस ऑर्गन में पर्टिकुलरली सप्लाई बंद होगी, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर। आगे देखें तो हेमरेज मीन्स ब्लड का लॉस होने लगेगा। ब्लड लॉस कैसे, मान लो यहाँ पर ये थ्रोम्बोसिस हो गया था, अब ये थ्रोम्बोसिस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि पूरा एरिया कवर कर ले, तब जो यहाँ से प्रेशर लगेगा ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल यहाँ पर क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अगर स्पेशली ये ब्रेन में हो गया तो उसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। हेमरेज को वैसे हम अलग से कवर करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करें कि किसी पर्सन को हेमरेज है। पहली चीज़ तो यही है कि फिजिकल टेस्ट, साथ ही साथ मेडिकल हिस्ट्री, कि क्या पर्सन को पहले ही कंडीशन देखी गई है कि उसमें ब्लड क्लॉट जम रहा था। आगे देख तो वही चीज़ें, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कंप्लीट, वो होता है ना कंप्लीट ब्लड काउंट, आप वो करा सकते हो। उसमें हमें क्लॉटिंग फैक्टर या जो भी अगर कोई डिफॉर्मिटी है ब्लड में, उस चीज़ से हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया कि आप अल्ट्रासाउंड, CT MRI या फिर CT स्कैन करा लो, MRI या फिर CT स्कैन, क्योंकि इनमें पर्टिकुलरली क्या करते हैं, पूरी 3D इमेज, अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर कहीं पर भी क्लॉट है उसकी इमेज आपको दिखा देंगे, तो उससे हम पता कर सकते हैं। आखिरी में अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी को हमने डायग्नोसिस किया कि थ्रोम्बोसिस से कैसे ट्रीट करें, सबसे पहली चीज़ आप दे दो ब्लड थिनर्स। देखो ब्लड थिनर्स मीन्स जो ब्लड को पतला करे, मतलब क्लॉट क्या था, गाढ़ा होना ब्लड का, वही तो जम रहा था, तो जो ब्लड को पतला करें, जैसे सबसे अच्छा आप एंटीकोगुलेंट बोल दो। एंटी मीन्स उल्टा कोगुलेंट, जो ब्लड को कोगुलेट होने से रोके, तो नए ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे। साथ ही साथ एंटी कोगुलेंट क्या करते हैं कि अगर ये ब्लड क्लॉट बन गया है, इसे बढ़ने नहीं देते, तो इसे बढ़ने भी नहीं देंगे, दूसरा क्लॉट भी नहीं होगा। इसके अलावा आप सर्जरी करा सकते हो। सर्जरी में पर्टिकुलरली क्या होता है कि इस रीजन को ही रिमूव कर देना सर्जरी के थ्रू। अब हाथ पैर में है तब तो ठीक है, अब पर्टिकुलरली किसी की ब्रेन में है, हार्ट में है, लंग्स में है, तब ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है कि आप सर्जरी भी फिर करना ना, एक वही होता है कि जान हथेली पे लेना, तब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।